कार्य कारण से तात्पर्य है किस कारण से, किस कार्य के कारण ये समस्याएं हमारे सामने उपस्थित हुई, अर्थात स्थितियों का पता करना कि किस स्थिति के कारण ऐसा हुआ। अगला है प्रकल्पना का निर्माण। एवं परीक्षण। प्रकल्पना का शाब्दिक अर्थ है वो है किसी समस्या का संभावित हल खोजना। हमें पता लगा कि हमारे समाज में आज की डेट में जनसंख्या वृद्धि की समस्या बहुत बड़ी है, हमारे समुदाय में निरक्षरता की प्रॉब्लम है, हमारी युवा पीढ़ी में नशेखोरी की आदत है, हमारे समाज में बेरोजगारी बहुत है, नौकरी बहुत कम है, ये समस्या है। इन सभी समस्याओं का समाधान शिक्षा है, एजुकेशन है, ऐसा हमने मन में बनाया, उसे कहते हैं परिकल्पना। यानी समस्या का पूर्व हल, संभावित हल खोजने को हम प्रकल्पना कहते हैं। इसलिए उसके संभावित हल का निर्माण हमें करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें समाज में निरीक्षण करना पड़ेगा, समुदाय का निरीक्षण करना पड़ेगा, उस निरीक्षण का परीक्षण करना पड़ेगा। यानी जो निरीक्षण में हमारे साथ आंकड़े आए उन आंकड़ों का परीक्षण करेंगे, अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, अलग अलग क्षेत्र वाइज करेंगे, अलग अलग उनके जो भाग हैं उससे करेंगे। जैसे बेरोजगारी से रिलेटेड है उसको अलग करेंगे, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है उसे अलग करेंगे, पानी की समस्या से संबंधित अलग करेंगे, टॉयलेट्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको अलग करेंगे, स्वच्छता अभियान में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं या करप्शन की जो बात आ रही हैं उनको अलग करेंगे। इस तरह से अलग अलग हम उसकी जानकारी करने के बाद उसके आंकड़े हमारे सामने आएंगे और निष्कर्ष होगा। उन निष्कर्षों के आधार पर हम कोई समाधान हो सकते हैं, ये भी इसका एक उद्देश्य है। और लास्ट है घटनाओं का वर्णन। यानी परीक्षण के दौरान, अवलोकन के दौरान जो घटनाएं घटित हुई, जैसे यहाँ मैं बताया आपको प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई, उन प्रॉब्लम्स के परीक्षण के लिए पहले हमने उसको इंटरप्रेट किया। वो जो इंटरप्रेट करना है वो घटनाओं का वर्णन है, किस कारण से ऐसा हुआ। जैसे बेरोजगारी बढ़ी, किस कारण से बढ़ी, उस घटना का वर्णन हमें पूरा करना है। जनसंख्या वृद्धि हुई, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, नया एक और कॉन्सेप्ट आया है विद्युत प्रदूषण, इलेक्ट्रिक पॉल्यूशन। ये क्यों हो रहा है, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव इसके निकले हैं वो पक्षियों के ऊपर निकले हैं। तो इस तरह से ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि विद्युत प्रदूषण से जो साइड इफेक्ट आए हैं वो पक्षियों के ऊपर आए हैं। तो पक्षियों के ऊपर क्यों आए, उस घटना का यहाँ वर्णन होगा, ये भी इसका उद्देश्य है। इस तरह से किसी भी पर्यवेक्षण को संपादित करने के लिए हमें इन चारों उद्देश्यों को ध्यान में रखना होगा और इनके आधार पर ही हमें उस सर्वेक्षण को अंजाम देना होगा। तभी हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं, तभी हम अंतिम तक पहुंच सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके स्कोप की, सर्वेक्षण का विषय क्षेत्र। इसका स्कोप क्या है, क्यों हम इसको ऐसा करना चाहते हैं। पहला, जनसंख्यात्मक विशेषताएं। इसका तात्पर्य है
कि जो हमने एक क्षेत्र चुना है, जो समुदाय विशेष चुना है, वो समुदाय विशेष उस समुदाय विशेष का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। जनसंख्यात्मक विशेषताएं से तात्पर्य है जो जनसंख्या हमने इस पर्यवेक्षण के लिए या सर्वेक्षण के लिए चुनी है, उसको हम केवल एक जिले का, एक गांव का, एक वार्ड का प्रतिनिधित्व नहीं मानते बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व हम उसको मानते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस समस्या के सर्वेक्षण में आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सामाजिक पर्यावरण। इससे तात्पर्य है कि सामाजिक पर्यावरण की जानकारी भी हम सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक पर्यावरण से तात्पर्य है समाज में करप्शन क्यों बढ़ा, जैसे अभी ये विभिन्न प्रकार की बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, जैसे हाथरस में कितना जघन्य कांड हुआ है, दूसरे और भी बहुत सारी जगह हुए हैं, रोज आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते हैं, मीडिया जैसे हाईलाइट कर देती है, पता चल जाता है। न जाने कितने ऐसे बेचारे गुमनाम केस हैं जो दब जाते हैं उनके गार्जियन की आर्थिक हालात के कारण, उनकी अप्रोच के कारण या किसी न किसी कारण से वो दब जाते हैं। तो ऐसी समस्याएं क्यों हुई? एक दूसरी, सामाजिक जो स्तर लोगों का गिर रहा है उसके पीछे क्या कारण है? शैक्षिक स्तर जो गिर रहा है वो क्यों गिर रहा है? बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? अत्याचार अनाचार क्यों बढ़ रहे हैं? हर कार्य के लिए सरकारी मशीनरी के अधिकांश कामों के लिए पैसा देना लेना पड़ता है, क्यों हो रहा है ऐसा करप्शन? इन सारी समस्याओं को हम सामाजिक पर्यावरण कह सकते हैं, जिसके कारण आज हमारे समाज का जो समाज के हालात हैं, समाज का जो पर्यावरण है, समाज की जो स्थितियां हैं, जो वातावरण है वो दूषित नजर आता है। हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं? ये सर्वेक्षण हमें सुझाएगा। अर्थात सामाजिक पर्यावरण के क्षेत्र में भी सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा है सामाजिक क्रियाएं। सामाजिक क्रियाएं, कुछ क्रियाएं हम ऐसी करते हैं जिनके कारण हमारे समाज का उत्थान भी हो सकता है और पतन भी। किन परिस्थितियों के कारण, किन क्रियाओं के कारण हमारे समाज का उत्थान हुआ है और किन के कारण पतन, इस बात का अध्ययन करने के लिए हम सर्वेक्षण काम में लेते हैं। अर्थात सर्वेक्षण का एक क्षेत्र सामाजिक क्रियाएं भी हैं। राय और मनोवृत्ति, अगला है राय और मनोवृत्ति। आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और दूसरे जो संचार के माध्यम है उन पर भी, चुनाव नज़दीक आता है तो बहुत से लोग, राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारधारा के लोग, कुछ मनचले लोग लिखते हैं भारत का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। ए राहुल गांधी, बी नरेंद्र मोदी, सी योगी आदित्यनाथ और अगला उत्तर के लिए कोष्टक। या ऑनलाइन कोई सर्वे कर रहा है तो उस पर सही पर टिक करिए। इस तरह से लोग राय जानते हैं सामाजिक समस्याओं के लिए। जैसे समाज में अभी ये हाथरस वाले कांड पे भी मैंने कल एक राय देखी थी उस पर, नेट पर, उस पर कोई राय ले रहा है, अपने विचार ले रहा है कि क्या ऐसे कांडों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए फांसी की सजा जरूरी है। दूसरा दिया था उसमें, क्या ऐसी जघन्य अपराधों को रोकने के लिए ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए। तीसरा उसमें था
कि ऐसे लोगों को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उसके हाथ और पैरों को काटकर उसे जिंदा रखना चाहिए, ताकि जीवन भर वो उसकी कोफ्त उसको महसूस हो। चौथा दिया था उसमें कि खाड़ी देशों का जो कानून है, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, वो वाला कानून अप्लाई होना चाहिए। तो उस सर्वेक्षण में आपको टिक करना है। तो ये राय है। इस तरह से सर्वेक्षण के माध्यम से हम किसी भी समस्या पर अपनी राय ले सकते हैं। हम मनोवृत्ति जान सकते हैं कि लोगों की मानसिकता क्या है, लोगों में उबाल कितना है। जैसे अभी हाथरस की समस्या चल रही है, लोगों के अंदर आग जल रही है। क्यों? क्योंकि ये घटना ही ऐसी है। इस तरह की समस्याओं का पता हम सर्वेक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए राय और मनोवृत्ति यदि किसी की जाननी है तो हम सर्वेक्षण के माध्यम से जान सकते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में भी सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि सर्वेक्षण सामुदायिक सामाजिक समस्याओं के लिए, सामाजिक पर्यावरण के लिए, उसी मनोवृत्ति जानने के लिए, क्रियाओं की जानने के लिए, जनसंख्या के बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत ही आवश्यक उपकरण है, बहुत ही आवश्यक कार्य है। इसलिए विभिन्न सामाजिक समस्याओं के लिए, विभिन्न सामुदायिक समस्याओं के लिए निरंतर इस क्षेत्र में काम करते रहना चाहिए, ताकि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं व्याप्त नहीं हों और एक ऐसा माहौल बन जाए कि हमारी जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी बहुएं हैं, जितनी भी माताएं हैं, किसी भी गली से गुजरें, निसंकोच गुजरें, उन्हें लगना चाहिए कि हमारे साथ कोई है, हमारे साथ पूरा देश खड़ा है, हमारे साथ पूरी कॉलोनी खड़ी है, हमारे साथ पूरा गांव खड़ा है। ये जब बच्चियों के मन में, फीमेल्स के मन में भाव पैदा हो जाएगा तो सामाजिक पर्यावरण ऑटोमेटिक ही शुद्ध हो जाएगा। ये सारी जानकारी हम सर्वेक्षण के माध्यम से फैला सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी उपयोगिता की। इसका उपयोग क्या है? पहला है निष्कर्ष विश्वसनीय। इसके निष्कर्षों को विश्वसनीय क्यों माना? क्योंकि एक काफी बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इसके माध्यम से हमने किया। बहुत लोगों की राय जानी, बहुत लोगों को अंदर से कुरेदा, उनके अंदर की भावनाओं को जाना और उसके आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला। इसलिए सर्वेक्षण की उपयोगिता वर्तमान समय में बहुत ही अधिक है। प्राकल्पना निर्माण में सहायक। यानी हमें एक ऐसा रास्ता सुझाता है। प्रकल्पना मीन्स पूर्वफल, संभावित पूर्वफल। ये हमें एक मार्ग प्रशस्त करता है कि ऐसा हो सकता है, तो हम फिर उस पर काम प्रारंभ कर देते हैं। इन परिकल्पनाओं के निर्माण में सर्वेक्षण हमारा सहयोग देता है, क्योंकि सर्वेक्षण के माध्यम से ही हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है और हम उसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। सामाजिक संस्थाओं में संरचना का अध्ययन। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं जो समाज के उत्थान के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनका भी हम सर्वेक्षण इसके माध्यम से कर सकते हैं कि भाई ये संस्थाएं जो काम कर रही हैं क्या सही कर रही हैं अथवा अपने स्वार्थ के लिए कर रही हैं। इस तरह से सारी चीज़ों को हम आसानी से पता कर सकते हैं। संरचनात्मक ढांचे का हम कर सकते हैं कि भाई इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है, इसका समापन कैसे होगा, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर हम तैयार कर देंगे, एक ढांचा तैयार कर देंगे। वो सर्वेक्षण के आधार पर ही संभव है। बगैर सर्वेक्षण के तो हमें ये पता ही नहीं लगेगा कि जो समस्या व्याप्त समाज में है उससे कितने लोग पीड़ित हैं। बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो मेरी है आपकी नहीं, और बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो आपकी नहीं मेरी हैं। तो इस तरह से हमें एक दूसरे की समस्या का पता बहुत कम रहता है कि मेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं और आपकी क्या। लेकिन यदि ये सर्वेक्षण के मुझे और आपको हिस्सा बनाया गया,
तो किसी को भी सर्वेक्षणकर्ता को ये पता चल जाएगा कि इन लोगों की सामाजिक समस्याएं क्या हैं, ये संरचनात्मक क्या स्थिति लाना चाहते हैं, ये कैसा स्ट्रक्चर समाज का चाहते हैं, ये सारी जानकारी सर्वेक्षण के माध्यम से मिल सकती है। समस्याओं का अध्ययन एवं समाधान। अर्थात जब हमें पता चल जाएगा प्रॉब्लम किस कारण से है तो हम आसानी से उसको समाधान कर सकते हैं। सर्वेक्षण हमें इसलिए भी बहुत अधिक उपयोगी है। और लास्ट है व्यावहारिक उपयोगिता। हमें स्पष्ट दिख रहा है कि सर्वेक्षण हमारे लिए कितना प्रैक्टिकली जो है यूजफुल है। हम इसके माध्यम से सारी चीज़ों को, जैसा मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। बेरोजगारी का, अत्याचार का, अनाचार का, नशाखोरी का, दहेज प्रथा का, बाल विवाह का, मृत्यु भोज का, सारी समस्याओं का हम समाधान आसानी से इसके माध्यम से खोज सकते हैं। इसलिए यह सर्वेक्षण बहुत ही एक उपयोगितापूर्ण है, बहुत व्यावहारिक उपयोगी है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि सामुदायिक क्षेत्र में सर्वेक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब बात करते हैं इसके दोष या सीमाएं, इसे डीमेरिट्स भी कह सकते हैं। पहला, विश्वसनीय जानकारी का अभाव। पहला दोष। अब बात आई कि अभी तो साहब आप कह रहे थे कि बहुत विश्वसनीय है और अभी कह रहे हैं कि जो है विश्वसनीय नहीं है। यदि हम इसमें कोई टूल यूज करते हैं, कोई उपकरण यूज करते हैं, तो ये वास्तव में बहुत ही विश्वसनीय विधि है। लेकिन यदि मौखिक रूप से हमने किसी का सर्वेक्षण किया, कोई जानकारी हासिल की, तो उनमें कुछ तथ्यों को लोग छुपा लेते हैं। उदाहरण, मान लीजिए मैं 10वीं क्लास में 3rd डिवीजन पास हुआ हूँ। आप में से किसी स्टूडेंट ने पूछा, सर 10वीं में आपकी कितनी परसेंट थी? मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मेरी 33% थी। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरी महत्वाकांक्षी झलक रही है कि मैं आपको कम बताऊंगा तो आपकी नज़र में मेरी इमेज कम हो जाएगी, इसलिए मैं बताऊंगा अरे बेटा 2 नंबर से रह गया, मेरिट में आया था, मेरे 95% थे। अधिकांश से आप पूछ लीजिए जिसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है, उनमें से ऐसी चीज़ों के लिए अधिकांशतः हम लोग गलत जानकारियाँ देते हैं, जिसके कारण सर्वेक्षण हमारा अविश्वसनीय हो जाता है। सही जानकारी हम हासिल नहीं कर पाते, जिसके कारण उसका सही समाधान भी नहीं खोज पाते, इसलिए सर्वेक्षण व्यर्थ हो जाता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सारी सूचनाएं सर्वेक्षण के माध्यम से जो हमने एकत्रित की वो सभी गलत हैं। बहुत ही कम स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें गलत इन्फॉर्मेशन लोग देते हैं। जो व्यक्तिगत जानकारी है उनमें गलत हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक जानकारियों में कोई भी, सामुदायिक जानकारियों में भी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अगला है दक्ष शिक्षक द्वारा, दक्ष शिक्षक या कार्यकर्ता द्वारा प्रशासन। जब हम सर्वेक्षण का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो व्यक्ति पूरी तरह दक्ष होना चाहिए, वो ट्रेंड होना चाहिए, वो चाहे वो टीचर हो, चाहे सोशल वर्कर हो या और कोई एक्टिविस्ट हो, उसे सर्वेक्षण के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हम सर्वेक्षण का आयोजन हमें करना है, किस तरह से लोग विश्वसनीय सूचनाएं देंगे,
किस तरह से हम उसको संपादित करेंगे, किस तरह से उसे नियोजित करेंगे और किस तरह से हम उसे संपादित करेंगे। इस तरह से हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, अर्थात दक्ष शिक्षक ही इसका सही उपयोग कर सकता है। अगला, शहरी समुदायों में दुष्कर कार्य। इसका तात्पर्य है कि शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता और यदि हम करेंगे तो बहुत कठिन कार्य है। इसीलिए हमें जहाँ तक संभव हो, शहरी क्षेत्र में हम कर रहे हैं तो कॉलोनी वाइज लेना चाहिए या वार्ड वाइज लेना चाहिए, तभी हम उसे सफलीभूत कर सकते हैं। यदि पूरे शहर का ले लिया तो हम आंकड़े ही कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमें यही पता नहीं रहेगा किस व्यक्ति का हमने लिया किसका नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब हम जाएंगे तो एक ही आदमी का तो तीन बार भी मिल सकता है, तो इस तरह से हमारी विश्वसनीयता खराब हो जाएगी। इसलिए शहरी समुदायों में यह कार्य दुष्कर है, ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से इसे संपादित किया जा सकता है। अगला है, समुदाय के सभी वर्गों से प्राप्त आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन असंभव। क्यों? क्योंकि समस्या तो हमने एक चुनी है, वो समस्या समाज के संभ्रांत लोगों की नहीं हो सकती है, गरीबों की हो सकती है, या गरीबों की नहीं हो सकती है, संभ्रांत की हो सकती है। तो इस तरह से उनका जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वो संभव ही नहीं है। समस्या हमने एक चुनी, करप्शन की समस्या। अब ये करप्शन की समस्या से पीड़ित तो गरीब तबका है, पैसे वाले हैं ही नहीं, इसलिए पैसे वाले उस पर सही जानकारी प्राप्त हम नहीं देंगे। दूसरी बात, कुछ बातें ऐसी हैं जो पैसे वालों की हैं, जैसे फैक्ट्री लगाना पैसे वालों की समस्या है, गरीब की काहे की फैक्ट्री। तो इस तरह से समाज के सभी वर्गों का, एक समुदाय में सभी वर्ग रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, पढ़े लिखे भी रहते हैं, अनपढ़ भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं, विवाहित भी रहते हैं, अविवाहित भी रहते हैं, दूसरे धर्मों के लोग भी रहते हैं। तो इस तरह से यह जो तुलनात्मक अध्ययन के लिए सर्वेक्षण उपयुक्त नहीं है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि कुछ इसमें कमियां हैं, उन कमियों को यदि दूर कर दिया जाए तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सर्वेक्षण का बहुत ही अहम रोल है। अब कल बताएंगे इसका नियोजन किस तरह से करते हैं, इसकी प्लानिंग किस तरह से करते हैं। धन्यवाद।